हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जैसे आपको पता है कि हमारी मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस 3 पार्ट में हम लाते हैं, 3 पार्ट में हम कवर करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये जो क्लास रहेगी बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। तो जिसको जो भी लैंग्वेज सुटेबल है आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अक्टूबर मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की हमारी ये क्लास। और इसके अलावा आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी अदर क्लासेस चाहिए, जैसे आपको 10 मंथ आरबीआई सर्कुलर, 10 मंथ आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही चाहिए, 10 मंथ आरबीआई सर्कुलर एंड 10 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज आप लोग अपनी व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, As per the news, the LIC launched two main insurance plans, LIC Jan Suraksha and LIC Bima Lakshmi, under new next gen GST regime. Which of the following statements about LIC Jan Suraksha plan is correct? पूछा क्या गया है कि एलआईसी की नई अगली पीढ़ी की जीएसटी व्यवस्था के तहत दो नई बीमा योजनाएं, जिनका नाम क्या है, एलआईसी की जन सुरक्षा और एलआईसी की बीमा लक्ष्मी लॉन्च की है। एलआईसी की जन सुरक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन डी, इट ऑफर्स अ बेसिक सम एश्योर्ड बिटवीन रुपीज 1 lakh and rupees 2 lakh. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जान लेते हैं हम अपनी जो ये एलआईसी की स्कीम है इसके बारे में। अबाउट एलआईसी जन सुरक्षा, एलआईसी माइक्रो इंश्योरेंस प्लान। फर्स्ट पॉइंट है, एलआईसी जन सुरक्षा इज अ लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्लान एम्ड एट the lower income group with guaranteed additions at 4% of the annualized premium at the end of each policy year. The plan provides financial support to the family in case of the policyholder death and lump sum on maturity for the surviving policyholder. It is available only for standard healthy lives and requires no medical examination. Minimum and maximum age at entry 18 years completed and 55 years respectively. Basic sum assured minimum rupees 1 lakh and maximum rupees 2 lakh in multiple of rupees 5,000. Policy term 12 to 20 years with the premium paying term equal to policy term minus 5 years. Last point, it is a non-linked individual सेविंग इंश्योरेंस प्लान। तो ये इंफॉर्मेशन है अबाउट द एलआईसी जन सुरक्षा लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है एलआईसी से ही। ये कौन सी स्कीम है दूसरी, एलआईसी बीमा लक्ष्मी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलआईसी बीमा लक्ष्मी प्लान इज करेक्ट। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सही कर पाएंगे। तो एलआईसी बीमा लक्ष्मी की योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, द प्लान ऑफ अ पीरियोडिक मनी बैक पेमेंट एवरी 2 or 4 years. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द LIC Bima Lakshmi exclusively for females. LIC Bima Lakshmi is designed exclusively for females, offering life cover periodic money back payments every 2 or 4 years, limited illness coverage and guaranteed maturity benefits. Guaranteed addition secure at 7% of the total annual premium each year for enforced policies and proportionality for paid up policies. Minimum age at entry 18 years last birthday, maximum age at entry 50 years nearer birthday. Policy term 25 years with the
premium paying term of 7 to 15 years, minimum basic sum assured rupees 2 lakh with no maximum limit, multiples of rupees 10,000 subjects to underwriting policies, includes an auto cover facility after 3 years of premium payment, offer a female critical illness rider available at an additional premium. लास्ट पॉइंट, इट इज अ नॉन पार नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किसकी है? अबाउट LIC बीमा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the World Bank supported program in Kerala aims to improve healthcare access for how many people? तो केरला में विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम का उद्देश्य कितने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है? राइट आंसर 11 million is the right answer, option C. The World Bank has approved a $280 million loan to strengthen Kerala health system. The program will focus on improving care for 11 million elderly and vulnerable people while tackling the state's rising burden of non-communicable diseases. It will support climate resilient infrastructure, expand digital health services, and enhance cybersecurity for patient data. A key goal is to ensure 90% of registered patients with hypertension and diabetes are tracked and treated through electronic system. The project also introduces home-based care model for bedbound elderly. The loan has a 25-year maturity with a 5-year grace period. तो विश्व बैंक ने केरला के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 28 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ये कार्यक्रम राज्य में बढ़ते गैर संचारी रोगों के बोझ से निपटने के साथ साथ 1.1 करोड़ बुजुर्गों और कमजोर लोगों की देखभाल में सुधार पर केंद्रित होगा। ये जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगा और मरीजों के लिए डेटा के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसका एक प्रमुख लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह 90% पंजीकृत मरीजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से निगरानी और उपचार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total value of sovereign exposure exchange agreement EEA signed between ADB and the World Bank in October 2025? अक्टूबर 2025 में ADB और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट का कुल मूल्य कितना है? वो है $3 billion। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। On 20th of October, the ADB and the World Bank signed a $3 billion sovereign exposure exchange agreement in Washington, D.C. The agreement aims to reduce portfolio concentration risks, thereby freeing up capital for increased lending and developing nation. It is the first such EEA between ADB and the World Bank, but the sixth overall for ADB with multilateral development banks since 2020. With this deal, ADB cumulative exchange amount under EEA has reached $9 billion. The initiative will help channel more funds into infrastructure, climate resilient, and social development projects. Senior leaders from both institutions, including Robert Kasali, ADB, and Ansula Khan, World Bank, witnesses the signing. तो 20 अक्टूबर को एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने वॉशिंगटन डीसी में $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य पोर्टफोलियो संकेंद्रण जोखिम को कम करना, जिससे विकासशील देशों को अधिक ऋण देने के लिए पूंजी मुक्त हो। ये एडीबी और विश्व बैंक के बीच पहला ऐसा ईईए है जो लेकिन 2020 के बाद इसे बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ एडीबी का कुल मिलाकर छठा ईईए है। समझौते के साथ ईईए और एडीबी की संचयी विनिमय राशि $9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two organizations signed MOU with the Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT on 23rd of October 2025 to strengthen India's startup ecosystem? भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 23rd of October को किन दो संगठनों ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक एंड प्रेमिस पार्टनर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्या बोला गया है? द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज द फुल फॉर्म ऑफ DPIIT साइन MOU with Kotak Mahindra Bank and Primus Partners on 23rd of October in New Delhi. The aim is to strengthen India's startup ecosystem by providing both financial and non-financial support to DPIIT recognized startups. Kotak Mahindra Bank will offer zero balance current accounts, customized credit, working capital loans, and digital banking solution. It will also provide capacity building programs and access to funding opportunities. Primus Partner will support startups with mentorship, policy awareness, structured capacity building, and market access initiative. The collaboration focuses on early and growth stage startups, encouraging innovation and inclusivity. Next question. Which organization conducts the Harbinger Global Hackathon series? तो कौन सा संगठन हार्बिंगर ग्लोबल हैकाथन श्रृंखला का आयोजन करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI is the right answer of this question. The RBI launched the 4th Global Hackathon Harbinger 2025 Innovation for Transformation on 23rd of October 2025. The theme is Secure Banking Powered by Identity, Integrity and Inclusivity. It focuses on 3 problem areas: tokenized KYC, Office Central Bank Digital Currency, and enhancing trust in digital banking. The hackathon invites fintech startups and innovators worldwide to design secure and inclusive financial solutions. Prizes: winners get rupees 40 lakh, runner-up rupees 20 lakh, and special rupees 20 lakh prize for the best all-women team. It aims to strengthen India's role as a global leader in secure, innovative and inclusive digital finance. तो आरबीआई ने 23 अक्टूबर 2025 को चौथा वैश्विक हैकाथन हार्बिंगर 2025 परिवर्तन के लिए नवाचार का शुभारंभ किया। इसका विषय है सुरक्षित बैंकिंग, पहचान, अखंडता और समावेशिता द्वारा संचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज कमिटेड रुपीज 8,880 करोड़ अंडर इट्स इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट विच सेक्टर इन इंडिया। तो हाल ही में HSBC ने भारत में किस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपने इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तहत 8,880 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज कमिटेड रुपीज 880 करोड़ टू सपोर्ट स्टार्टअप्स in India through loans under its innovation banking platform. The initiative will provide short-term working capital and term loans to strengthen HSBC presence in India's startups ecosystem. India has become the 13th market globally to get a dedicated innovation banking platform from HSBC. HSBC had earlier allocated rupees 444 crore in 2020, which roses to rupees 5,328 crore in 2024, and with 80% already committed, the fund has now been increased to rupees 8,880 crore. The innovation banking propositions was launched after HSBC acquisitions of Silicon Valley Bank in March 2023 to provide banking services, working capital and term loans for early and late stage startups. HSBC also funds venture capital and private equity funds in India to support the innovation ecosystem. Next question. Which international financial institutions approved a $460 million loan for Maharashtra agricultural solarizations on 29th of October 2025? तो किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने 29 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के कृषि सौरीकरण के लिए 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। ADB has approved a $460 million loan on October 29th 2025 to support agricultural solarizations in Maharashtra. The program, called the Maharashtra Power Distribution Enhancement Program for Agricultural Solarizations, aims to modernize rural power infrastructure. It will provide farmers with reliable daytime solar electricity for irrigation, reducing dependence on grid subsidies and diesel pumps. An additional
$40 million concessional loan from the Clean Technology Fund. CTF will complement the project. The initiative aligns with Maharashtra Power Sector Visions 2030, promoting renewable energy and rural access. It will also support 1000 megawatt decentralized solar generation, battery storage, and feeder solarizations, boosting productivity and sustainability. Next question. Which of the following is not among the 12 countries where Paytm enable internationally mobile based UPI for NRIs? तो क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन उन 12 देशों में शामिल नहीं है जहां पेटीएम ने एनआरआई के लिए अंतरराष्ट्रीय मोबाइल आधारित यूपीआई सक्षम किया है? रशिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्या बोला गया है कंटेंट में? Paytm enabled UPI payments for NRI using the international mobile numbers without requiring an Indian SIM card. The service powered by NPCI allows NRIs to link their NRE and NRO bank accounts and make seamless UPI transactions in India. It is available in 12 countries including the USA, UK, UAE, Canada, Singapore, Australia and Saudi Arabia. NRI can now pay per merchants and transfer funds and shop online in India by simply scanning UPI QR codes. Transactions are settled in Indian rupees, avoiding forex conversion charged and international gateway fees. This move expands UPI global reach and strengthens India's position as a leader in digital payment innovation. तो पेटीएम ने अनिवासी भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके भारतीय सिम कार्ड की आवश्यकता के बिना यूपीआई भुगतान सक्षम किया है। एनपीसीआई द्वारा संचालित ये सेवा अनिवासी भारतीयों को अपने एनआरआई एनआरओ बैंक खातों को लिंक करने और भारत में निर्बाध यूपीआई लेन देन करने की अनुमति देती है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब सहित 12 देशों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। At the Global FinTech Fest 2025 in Mumbai, which major innovation was introduced by NPCI in collaboration with RBI for UPI authentication? तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में यूपीआई प्रमाणीकरण के लिए आरबीआई के सहयोग से एनपीसीआई ने कौन सा प्रमुख नवाचार पेश किया है? वो है बायोमेट्रिक एंड वेरिएबल ग्लास बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The NPCI, in collaboration with RBI, launched biometric and wearable glass-based authentication for UPI transaction at the Global FinTech Fest 2025 in Mumbai. The new system enables facial recognition or fingerprint-based authentication linked to Aadhaar, potentially replacing the traditional 4 or 6-digit UPI PIN. The initiative aims to enhance security, ease of use, and financial inclusion, especially for senior citizen, rural users, and first-time digital payments user. Biometric authentication allows users to verify payments using fingerprints or facial recognition, ensuring privacy or biometric data remains on device and is never transmitted externally. Wearable glass payment introduced a UPI Lite feature that allows hands-free payment through voice commands and QR scans, eliminating the need for phones or pins. Okay. Next question. In the context of RBI new scheme for facilitating accelerated payout in operative accounts and unclaimed deposits, what does the abbreviations DEA फंड स्टैंड फॉर? तो आरबीआई की नई योजना त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए योजना निष्क्रिय खाते और दावा न किए गए जमा के संदर्भ में डीए फंड का संक्षिप्त नाम किया है, वो है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। Option C is the right answer. RBI has launched a scheme for facilitating accelerated payout in operative account and unclaimed deposit to encourage activation of inoperative accounts and return of unclaimed deposits. The scheme aims to reduce existing unclaimed deposits and prevent fresh accumulation of such funds in the Depositors Education and Awareness Fund. तो आरबीआई ने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और दावा न की गई जमा राशियों की वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए त्वरित भुगतान सुविधा निष्क्रिय खाते और दावा न की गई जमा राशियों नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा दावा न की गई जमा राशियों को कम करना और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में ऐसी धनराशि के नए संचय को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the nationwide financial awareness campaign in Gandhinagar. What are the 3 A's emphasized by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the campaign और unclaimed funds? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अभियान में अनक्लेम्ड फंड पर 3A पर जोर दिया। 3A awareness, accessibility, action. Option D is the right answer. Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman launched a nationwide awareness campaign in Gandhinagar, Gujarat, in the presence of State Finance Minister Kanubhai Desai and senior officials from RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA and DFS. The finance ministers underlined the importance of 3A's awareness, accessibility and action as guiding principles of the campaign. Awareness ensures citizens know how to trace unclaimed assets. Accessibility provide digital tools and district level outreach. Action stress time bound and transparent claim settlements. Okay, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में राज्य के वित्त मंत्री कानूभाई देसाई और आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडी और डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री ने अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में 3A जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। जागरूकता सुनिश्चित करती है और ये नागरिकों को लवारिस संपत्ति को लगाने का भी पता लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country residents and banks can now receive rupee denominated loans from Indian banks under RBI October 13, 2025 announcements? तो बोला क्या गया है इसमें? इसका आंसर तो ऑलरेडी रेड है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं ढंग से। आरबीआई की 13 अक्टूबर 2025 की घोषणा के तहत अब किन देशों के निवासी और बैंक भारतीय बैंकों से रुपया मूल्यवान ऋण प्राप्त कर सकते हैं? तो वो है मेंशन, हमारे ऑलरेडी रेड है आंसर, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। RBI has allowed Indian banks and their overseas branches to lend in Indian rupee to residents and banks in Bhutan, Nepal and Sri Lanka to boost regional trade and facilitate cross-border payments. This measure announced on 13th of October 2025 aims to enhance the use of the rupee South Asia and reduce dependence on the US dollar for trade settlement. The decision applies to authorized dealer banks which can now extend rupee denominated loans for cross-border trade purposes. The move is part of the amendment to the Foreign Exchange Management, Borrowing and Lending Regulations 2018 and the Foreign Exchange Management, Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India Regulations 2015। क्या बोला गया है कंटेंट में? आरबीआई ने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने के लिए भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों को और बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति दे दी है। 13 अक्टूबर 2025 को घोषित इस उपाय का उद्देश्य दक्षिण एशिया में रुपये के उपयोग को बढ़ाना और व्यापार निपटान के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है। ये निर्णय अधिकृत डीलर बैंकों पर लागू होता है जो सीमा पार व्यापार उद्देश्यों के लिए रुपये में मूल्य वर्ग के ऋण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state records the highest per capita usage intensity of UPI transactions according to the RBI bulletin paper? तो RBI bulletin paper के अनुसार किस भारतीय राज्य में यूपीआई लेनदेन के प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है? वो है तेलंगाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। RBI bulletin paper found that Telangana records the highest usage intensity of UPI transactions in per capita terms among all Indian states. The study used PhonePe transactions data as a proxy for assessing UPI usage intensity since PhonePe accounts for 58% of total UPI transactions volume and 53% of total transaction value. RBI ने एक बुलेटिन पेपर में पाया गया कि प्रति व्यक्ति आधार पर सभी भारतीय राज्यों में तेलंगाना में यूपीआई लेनदेन की उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है। अध्ययन में यूपीआई उपयोग तीव्रता का आकलन करने के लिए फोन पे लेनदेन डेटा का उपयोग किया गया क्योंकि फोन पे कुल यूपीआई लेनदेन का 58% और कुल लेनदेन का मूल्य का 53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The World Bank has revised financial year 26 GDP growth forecast. What level citing resilience, domestic demand, rural recovery and GST reforms? तो
वर्ल्ड बैंक ने लचीली घरेलू मांग, ग्रामीण सुधार और जीएसटी सुधारों का हवाला देते हुए भारत की वित्त वर्ष 2026 के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को किस स्तर तक संशोधित किया है? वो है 6.5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The World Bank has raised India's GDP growth forecast to 6.5% for financial 26, up from 6.3% projected in June 2025, citing resilient domestic demand, rural recovery, and the impact of GST reforms. India is expected to remain the world's fastest growing major economy, supported by strong consumption and economic formalization. However, the World Bank revised India's financial year 27 growth forecast down to 6.3%, attributing it to the 50% tariff imposed by the US and on Indian exports. Next question. In the news, IMF, International Monetary Fund is the full form of IMF, has revised India's gross domestic product GDP growth forecast for 2025-26 to what level according to the World Economic Outlook report. तो समाचार में IMF ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को किस स्तर तक संशोधित किया है? वो है 6.6%। IMF has raised India's GDP growth forecast for 2025-26 to 6.6% from 6.4% earlier, despite us punitive tariffs on Indian exports. The upward revision is attributed to a strong first quarter performance, which offset the impact of higher US effective tariffs on imports from India since July 2025, according to the IMF World Economic Outlook report. In the April to June quarter of financial year 26, India's GDP grew 7.8%, the fastest pace in the least year, driven to by robust private consumption. Next question. Which bank launched My Business QR, India's first commerce identity QR, to help small businesses transitions from offline to online at the Global FinTech Fest 2025? तो Global FinTech Fest 2025 में छोटे व्यवसायों को ऑफलाइन से ऑनलाइन में बदलने में मदद करने के लिए किस बैंक ने भारत की पहली वाणिज्यिक पहचान QR My Business QR लॉन्च की है? HDFC Bank is the right answer. HDFC Bank launched My Business QR, a digital identity solution for small businesses at the Global FinTech Fest 2025. The initiative is India's first commerce identity QR aimed at helping retailers transitions from offline to online platform and enhance their digital presence and commerce capabilities. The launch was a collaboration between HDFC Bank and Vyaparify under the bank's Smart Hub Vyapar merchant app, which has over 2 million merchants across India. My Business QR combines QR payment and chat functionalities, allowing customers to scan the QR code to access merchants' digital business profile and save it to their phone contacts, creating as online commerce ready storefront. तो HDFC बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में छोटे व्यवसायों के लिए एक डिजिटल पहचान समाधान माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया। ये पहल भारत की पहली कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर है, जिसका उद्देश्य खुदरा विक्रेताओं को ऑफलाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने और उनकी डिजिटल उपस्थिति और वाणिज्यिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करना है। ये लॉन्च HDFC बैंक और व्यापारीफाई के बीच का सहयोग था, जो बैंक के स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप के तहत है, जिसके भारत भर में 20 लाख से ज्यादा व्यापारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. The RBI imposed a monetary penalty of rupees 4.20 lakh on which NBFC on October 1st, 2025 for non-compliance with RBI KYC directions 2016. तो RBI ने RBI KYC निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर 1 अक्टूबर 2025 को किस NBFC पर 4.20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? वो है HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या बोला गया है? RBI imposed a monetary penalty of rupees 4.20 lakh on HDB Financial Services Limited on 1st of October 2025 for regulatory violations. The penalty was for non-compliance with provisions of the KYC Directions 2016. After reviewing the company return and oral submission, the RBI upheld the
charge and confirm the penalty. The action was taken under Section 58G. Read with Section 58B of the RBI Act 1934. बोला गया है कि आरबीआई ने नियामक उल्लंघनों के लिए 1 अक्टूबर 2025 को एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 4.20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना आरबीआई निर्देश 2016 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया था। कंपनी के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद आरबीआई ने आरोप को बरकरार रखा और जुर्माने की पुष्टि की। ये कार्रवाई आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 58G सह पठित धारा 58B के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which significant milestone was announced by PayPal CEO Alex Chriss on 7th of October 2025 regarding India's digital payment ecosystem? तो 7 अक्टूबर 2025 को पेपल के सीईओ एलेक्स क्रिस ने भारत के डिजिटल भुगतान पारदर्शी तंत्र के संबंध में किस महत्वपूर्ण मील के पत्थर की घोषणा की? राइट आंसर, यूपीआई became the first payment system integrated into PayPal World. Option B is the right answer. PayPal CEO Alex Chriss announced that India's UPI has become the first payment system partner integrated into PayPal World, the company's new global payment platform. The announcement was made on 7th of October 2025, marking landmark development in global digital payments. UPI, developed by NPCI, has now achieved global recognition through this partnership, enhancing its international footprint. The integration enables seamless cross-border transactions, positioning UPI as a global payment standard in the digital economy. The partnership allows PayPal to tap into India's fast-growing digital payment market, strengthening its presence among Indian consumers and businesses. तो PayPal के सीईओ एलेक्स क्रिस ने घोषणा की कि भारत का यूपीआई कंपनी के नए वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म पेपल वर्ल्ड में एकीकृत होने वाला पहला भुगतान प्रणाली भागीदार बन गया। ये घोषणा 7 अक्टूबर 2025 को की गई, जो वैश्विक डिजिटल भुगतान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the leading RBI retail CBDC sandbox initiative and what key technology features did he highlight as transformational for banking? तो आरबीआई की खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी सैंडबॉक्स पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है और बैंकिंग के लिए परिवर्तनकारी के रूप में उन्होंने किस प्रमुख तकनीक विशेषता पर प्रकाश डाला है? तो वो है सुवेंदुपति token based system for interoperable and faster transactions. Option D is the right answer of this question. The sandbox key features includes fintech collaboration for building apps on CBDC, backend tokenization, support for secure digital money representation, real-time testing of payment system and wallets, and integrations with the wholesale CBDC layer as the testing backbone. This initiative is led by Suvendupati, Chief General Manager at RBI, who emphasized that token-based system can revolutionize banking by enabling more interoperable, fluid and faster transactions. बोला गया है हिंदी में। सैंडबॉक्स की प्रमुख विशेषताओं में सीबीडीसी बैकएंड पर एप्स बनाने के लिए फिनटेक सहयोग, सुरक्षित डिजिटल मुद्रा प्रतिनिधित्व के लिए टोकनीकरण समर्थन, भुगतान प्रणालियों और वॉलेट्स का रियल टाइम परीक्षण और परीक्षण आधार के रूप में थोक सीबीडीसी परत के साथ एकीकरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूज, Ideabaz, India's first integrated marketplace connecting startups and investors, was launched at which financial institution with its MD and CEO Ashish Kumar Chauhan प्रिसाइडिंग? तो समाचार में स्टार्टअप्स और निवेशकों को जोड़ने वाला भारत का पहला एकीकृत बाजार आइडियाबाज किस वित्तीय संस्थान में लॉन्च किया गया, जिसके एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान अध्यक्षता कर रहे थे? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी, Ideabaz, India's first integrated marketplace connecting startups and investors, was launched at NSC in Mumbai with NSC MD and CEO Ashish Kumar Chauhan presiding. The platform aims to democratize access to capital and mentorship, particularly for startups in tier 2 and tier 3 cities, providing investor access, legal and accounting supports, mentorship and quarterly tracking. The launch was supported by an entrepreneurial reality show on ZTV and Z5 hosted by Pratik Gandhi and dubbed multiple regional languages. तो स्टार्टअप और निवेशकों को जोड़ने वाला भारत का पहला एकीकृत बाजार आइडियाबाज मुंबई स्थित एनएससी में लॉन्च किया गया। एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the name of the RBI initiative under which public awareness campaigns are conducted through print, TV, radio, digital platform and text message? Right answer RBI कहता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई की उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आरबीआई कहता है। The Reserve Bank of India has been conducted public awareness campaigns through print, television, radio, digital platforms and text messages under the RBI कहता है initiative. To further expand outreach, RBI launched its verified WhatsApp channel in April 2025. Disseminate public awareness message and important updates. The initiative aims to make financial information more accessible, simple and effective, thereby strengthening trust and resilience in the financial ecosystem. Citizens can now receive official updates from RBI via verified WhatsApp account. This. Users are advised to follow only verified RBI accounts with the blue tick to ensure authenticity. Next question. Zomato and HDFC Pension launched which model to provide retirement security to delivery partners? तो Zomato और HDFC Pension ने डिलीवरी पार्टनर्स को सेवानिवृत्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा मॉडल लॉन्च किया? राइट आंसर एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है कंटेंट में? Zomato and HDFC Pension jointly launched the NPS platform workers model to provide retirement security for Zomato delivery partners under the NPS. The program enables gig workers to small regular contributors to receive lump sum and pension benefits at retirement with portability across jobs. Over 30,000 delivery partners have already received their plans with 72 hours of system integration. The platform targets over 1 lakh पार्टनर्स इन 2025। तो जोमेटो और एचडीएफसी पेंशन ने एनपीएस के तहत जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स को सेवानिवृत्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम गिग वर्कर्स को छोटे नियमित योगदान करने और सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त राशि और पेंशन लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। साथ ही नौकरियों में पोर्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। सिस्टम एकीकरण के 72 घंटों के भीतर 30,000 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स को उनके प्राण प्राप्त हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य 2025 तक 1 लाख से अधिक पार्टनर्स तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country were removed from the Financial Action Task Force Grey List in October 2025? तो अक्टूबर 2025 में FATF की ग्रे सूची से किन देशों को हटा दिया गया है? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और बर्किना फासो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फोर्थ प्लेनरी मीटिंग ऑफ द FATF, full form Financial Action Task Force is the full form of FATF, was held in Paris, France from 22nd of October to 24th of October under the chairmanship of Elisa de Anda Madrazo, Mexico. The FATF, an intergovernmental body of 200 plus jurisdictions, works to combat money laundering, terrorist financing and proliferation financing PF. The meeting reviewed global compliance, updated the grey list, removing Burkina Faso, Mozambique, Nigeria, South Africa, and reaffirmed the blacklist North Korea, Iran, Myanmar. Belgium and Malaysia became the first country assessed under the new round of FATF mutual evaluations. Jamaica, Nigeria, and Kenya joined the guests under the FATF guest initiative. The plenary emphasized tackling risk from virtual assets, new technologies, and illicit financial flows. Its aims was to strengthen global financial integrity and deprive criminals of illicit gains. Okay. Next question. Which two countries together contributed over 1/3 of India's total foreign direct investment inflow during financial year 25? United States and Singapore. Option C is the right answer of this question. The Reserve Bank of India released the provisional results of the Foreign Liabilities and Assets FLA Census 2024-25 on 29th of October 2025. The census revealed that the United States and Singapore together contributed over 1/3 of India's total FDI inflow during financial year 25. Out of 45,702 entities, of which 41,517 reported FDI ODI, with 7,818
new participants this year. More than 3/4 of inward FDI companies were subsidiaries of foreign firms with majority ownership. Over 97% of reporting entities were unlisted companies, yet they attracted the bulk of FDI equity capital. FDI inflow were concentrated in manufacturing, services and technology sectors, strengthening India's global investmentees. Okay, तो कंप्लीट हुआ है हमारा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है, पार्ट 3 के साथ कंप्लीट हो गया है अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। कंटेंट आपने जरूर देखना है, जैसे मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, लाइन बाय लाइन कंटेंट को पढ़ना है। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों के पास काफी ज्यादा अवेलेबल है जिस टाइम पे। आप लोग 10 मंथ्स का ले सकते हैं आरबीआई सर्कुलर, 10 मंथ्स का ले सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और इसके अलावा अगर आप दोनों ही लेना चाहते हैं तो आप दोनों ही ले सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है आप लोगों की पीडीएफ के रिगार्डिंग, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जो हर पीपीटी के साथ मेंशन है, ठीक है। और लास्ट 9 मंथ का आरबीआई सर्कुलर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।